ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Rub your both palms. Put your palm on your eyes. No, open your eyes. आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हेलो, आ रही है आ मैम। रही है मैम। ठीक से क्लियर है? ओके, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा चलिए, मीटिंग होस्ट कोई और होंगे तो प्लीज एडमिट कर दीजिएगा लोगों को। प्रेरणा जी आप एडमिट कर दीजिएगा, ठीक है, और लोगों को जी। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग तैयार है क्वेश्चन आंसरिंग के लिए? सब लोग तैयार है? हाँ ना में जवाब दीजिए मैसेज में, बताइए भाई। ओके, एकता जी बस तैयार है, सोनिया जी, नीरज मंडलोई जी, ठीक है, वेरी गुड। नहीं नहीं है, कुंज बिहारी जी नहीं पढ़ के आए, नेहा जी पढ़ के आई हैं। चलिए, अब आप पढ़ के आए या ना पढ़ के आए, पढ़ा बताना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत, है ना। चलिए, तो हमने कल क्या टॉपिक पढ़ा था, सोनिया जी मुझे बताइए। जी मैम, हमने कल सेल के बारे में पढ़ा है। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए सेल के बारे में क्या पढ़ा है। मनोज पाल जी, आप मनोज पाल जी बताएंगे सेल के बारे में क्या पढ़ा है हमने। जी मैम, सेल के बारे में मैम आपने बताया था कि सेल जैसे सेल का परिचय आपने दिया था और हाँ किसने उसकी खोज की ये भी आपने बताया था। और आपने इसमें बताया था नॉन लिविंग और लिविंग के बारे में भी, लिविंग में क्या क्या आता है, नॉन लिविंग में क्या क्या आता है, और उसमें सेल के अंदर सेल किस किस चीज से बनी होती है, कितने उसके भाग होते हैं, ये आपने बताया था। ओके ठीक है, नेहा प्रजापति जी आप मुझे बताइए सेल थ्योरी क्या थी और किन्होंने दी थी। मैंने नाम बताया था, बाकी सभी लोग मैसेज करें। क्लास में 36 हैं, सभी के मैसेज आने चाहिए, 3-4 लोगों के नहीं। यस, नेहा जी बताइए। सोनिया जी को बस पता है, और कोई? मैं नाम पूछूंगी, नाम से पूछूंगी फिर मैं। तृप्ति जी आप बताइए। मैम क्वेश्चन एक बार और। मैंने पूछा आपसे कि सेल थ्योरी किन्होंने दी है, सेल थ्योरी इज गिवन बाय whom? हाँ कल्याणी जी आप बताइए। मेथस जेकब फ्लाइन ने दिया था। ठीक बोलिए वेरी ना गुड। मैम। स्वाइन और सेड, वेरी गुड। फ्लाइन और स्वाइडन ने आपका ये थ्योरी दिया है। अब मुझे बताइए सेल थ्योरी में क्या है। लक्ष्मी साहू जी आप मुझे बताइए सेल थ्योरी के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है। भूल गई मैम, याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मनीष तिवारी जी आप बताइए। Cell membrane, plasma membrane, there's hydrophilic and hydrophobic. ये तो Telomerase and हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है। हाँ सोनिया जी बताइए, आप एक्सप्लेन करिए एक बार। सेल थ्योरी बताई थी मैंने। जी मैम, हाँ ऑल ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब सेल से ही सभी ऑर्गेनिजम्स की उत्पत्ति होती है। उसके बाद ये एक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और जेनेटिक यूनिट है। इसके बाद एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और एक था ओके वेरी और गुड। कुछ तो आयुषी था, सिंह मैंने जी आप इतना याद कंटिन्यू नहीं। करिए। वेरी गुड, आयुषी सिंह जी आप कंटिन्यू करिए, सोनिया जी जो बोलना चाह रही थी। नहीं पता, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तुषार बालाजी आप मुझे बताइए कि मैंने 3 पार्ट्स बताए थे आपको सेल के अंतर्गत, वो क्या क्या थे, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। और बाकी सभी लोग मैसेज करें, सबके मैसेज आने चाहिए। सेल का 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स, यस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेलुलर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, वेरी गुड, ठीक है। अलका जी आप मुझे बताइए सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ा था।
अलका जी, अब मैं 1 बाय 1 सबके नाम लूंगी, तो सभी लोग रेडी रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मैसेज तो सब करते नहीं है। अंजू जी आप बताइए। प्लीज रिपीट क्वेश्चन मैम। मैंने आपसे पूछा सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने क्या बताया था। सेल इसका मेम्ब्रेन दूसरा द नाम आउटर लेयर ऑफ सेल, जो वेस्ट है सेल का वो बाहर निकालती है, और जो अंदर भेजने का जो पदार्थ होते हैं उनको अंदर एंट्री करवाती है। इट वेरी प्रोटेक्ट्स गुड, ऑल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस इनसाइड जो सेल के अंदर होते हैं। वेरी गुड। इनका दूसरा नाम क्या था, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड। चलिए आयुषी सिंह जी आप मुझे आगे बताइए, मैंने साइटोप्लाज्म में क्या पढ़ाया था। आयुषी जी आवाज नहीं आ रही है आपकी मुझे। ठीक है, एकता गुप्ता जी आप बताइए। आयुषी जी आप बोल रहे हैं बट मुझे आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक नेटवर्क इशू है आपको। एकता जी आप मुझे बताइए साइटोप्लाज्म के बारे में। जी मैम, साइटोप्लाज्म को हिंदी में कोशिका द्रव्य बोलते हैं, जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। सिर्फ केंद्रक में नहीं होता है साइटोप्लाज्म, मतलब होता है लेकिन कम मात्रा में होता है, ना के बराबर। और साइटोप्लाज्म से ही हम वृद्धि, श्वसन, गति, पाचन, उत्तेजन और प्रजनन करने की क्षमता होती है। ठीक है। गौरव पंडित जी आप मुझे बताइए इन्होंने क्या चीज थोड़ा सा गलत मिस्टेक्स की है, बताइए। मैम मेरा तो डाउट है मैम, इसमें क्लियर नहीं है मैम, क्लास में बताया था। ओके, गुंजन पांडे जी आप बताइए साइटोप्लाज्म के बारे में। मैम ये कोशिका के अंदर लिक्विड भाग होता है, हाँ ठीक है, और चलिए इसके अंदर दो दो पदार्थ जुड़े होते हैं, साइटोसोल और ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनेल्स, अंगक। ठीक है, हाँ वेरी यस गुड। यस, अंगक। ठीक है, जितेंद्र जी आप मुझे बताइए कौन कौन से ऑर्गेनेल्स और इंक्लूजन होते हैं। जितेंद्र जी जी मैम, क्या क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जी। साइटोप्लाज्म के अंदर जी लिविंग क्या क्या चीजें लिविंग होती हैं। साइटोप्लाज्म और नॉन लिविंग साइटोप्लाज्म है। अच्छा, आप कल किरण जी आप मुझे बताइए इन्होंने क्या गलत बताया है। नॉन लिविंग साइटोप्लाज्म होता है, उसके आगे क्या होता है, क्या चीज है जो इन्होंने छोड़ दी है। गलत तो नहीं बताइए बट आपने छोड़ दिया कुछ। हाँ जितेंद्र जी आप बताइए। हम उसको बोलते हैं इंक्लूजन। इंक्लूजन बोलते हैं किसको, लिविंग को या नॉन लिविंग को? नॉन लिविंग को मैम। और लिविंग को क्या बोलते हैं? लिविंग को तो ऑर्गेनिज्म ही बोलेंगे मैम। ऑर्गेनिल्स बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिल्स मतलब होता है अंगक, और ऑर्गेनिज्म मतलब पूरा अंग कहलाता है, तो याद रखिएगा। किरण जी आप मुझे बताइए साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। किरण जी नहीं पता, मानसी जी आप बताइए। मानसी जी, मनीष मोना जी आप बताइए। नीरज मंडलोई जी आप बताइए। हेलो, आवाज तो आ रही ना मेरी? जी मैम, आ आप रही है। लोग, हाँ, तो मुझे बताइए नीरज मंडलोई जी साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में डिफरेंस क्या है। नीरज मीना जी आप बताइए। Cytoplasm जिनको is नहीं आ रहा external है वो बाद में, हाँ part of the cell. It's called cytoplasm, and the cytosome, which is found in near to nucleus. ठीक है, इज फाउंड नियर टू न्यूक्लियस, बट मैंने कुछ इसके लिए बताया था। ठीक है, नीतू जी आप बताइए। नीता नीता साहू नहीं पता। सोनिया जी आप बताओ एक बार। जी मैम, साइटोप्लाज्म मतलब जो लिक्विड पार्ट है तो वो होता है, और जो साइटोसोल है वो मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म, उसके अंदर देखिए, की जो। हाँ मैंने इसका एक एग्जाम्पल बताया था, वो एग्जाम्पल बताइए क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने, कोई जी भी। मैम, नींबू शरबत का एग्जाम्पल दिया था। हाँ, नींबू शरबत या नींबू के जूस का, कि पूरा नींबू का जो पानी है, नींबू पानी वो साइटोप्लाज्म है,
बट उसमें जो पानी है हमारा वो साइटोसोल है, और जो बाकी जो हमारे बीज हो गए, नमक, शक्कर, ये सब क्या हो गए हमारे ऑर्गेनिल्स। ठीक है, चलिए अब मुझे बताएंगी शुभांगी गुप्ता जी कि ऑर्गेनिल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। 2 ऑर्गेनिल्स का नाम बताइए। शुभांगी गुप्ता। बाकी लोग भाई बताइए। प्रीतिका आप बताओ। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो मैम। यस बोलिए। मैम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, घुलनशील और अघुलनशील। गलत। पूनम जी आप इनको करेक्ट करिए, प्रीतिका जी को, इन्होंने क्या गलत बोला है। पूनम जी आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी मैम ऑफिस में हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। प्रमिला जी आप बताइए। प्रमिला जी। प्रतिभा श्रीवास्तव। आप सभी के नाम लूंगी, दोबारा जब नाम लूंगी तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। पुष्पा जी आप बताइए। राधिका जी आप बताइए, इन्होंने क्या गलत बोला है। राधिका मेदतवाल। आप लोगों को किसी को नहीं पता इन्होंने क्या गलत बोला है? अरे क्लास चल रही है दी। अच्छा ठीक है, बाकी लोग बताइए, जो भी कोई जिनको आता है मैम करेक्ट करिए। गोल्जी एपरेटस माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस इन्होंने क्या गलत किया वो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। जी वो मैम, उन्होंने उन्होंने सॉल्यूबल नॉन और कुछ लिविंग के जो है ऑर्गेनिक और उसमें जो सोल्यूबल इनसोल्यूबल आता है वो बोला है। आपने लिविंग पूछा था। हाँ मैंने लिविंग पूछा है। अब मुझे बताइए लिविंग में क्या आता है। गलत नीरज जी, जब आपको मैंने अनम्यूट करने को बोला तब तो आप बोले नहीं। ठीक है रितिका जी आप बताइए 2 लिविंग ऑर्गेनिल्स के नाम। शिखा भास्कर जी, तृप्ति जी। जी मैम। मैम प्लाज्मा हाँ मेम्ब्रेन, मनीषा। मैम मैं बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया बताओ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, रोमोसोम। आप वही बोलिएगा, जिनका नाम लिया जाएगा वही बोलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम शिखा जिनका बोल नाम लिया जाएगा वही बोलेंगे, ठीक है। जब आप लोग को बोलने के लिए बोला था तो आप लोग बोलते नहीं हैं, तो जिनकी टर्न है उनको तो बोलने दीजिए कम से कम। शिखा जी बोलिए आप। जी मैम। मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड, ठीक है। विकी जी आप आगे कंटिन्यू करिए। हाँ मनीषा जी आप बोलिए आगे। मैम मैं लाइमोसोम के बाद लिखी नहीं थी। अच्छा तो जो जो पता है आपको वो बोलिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, लाइमोसोम, सोसाइटल बैग ऑफ सेल। मैं यहाँ तक। चलिए तो ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नीरज मंडलोई जी मुझे बताइए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन, नॉन लिविंग इंक्लूजन कौन कौन से हैं। नॉन लिविंग जो आपने बताए थे, जो हमारे क्या बोलते हैं, माल्टोज, फ्रुक्टोज थे हमारे, सेलुलोज जो थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आते हैं वो हमारे नॉन लिविंग। कैल्शियम, दो सोडियम, मोस्ट पोटेशियम, इम्पोर्टेंट कौन कौन से? विटामिन, कैल्शियम। जी 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? नॉन मोस्ट लिविंग इम्पोर्टेंट नहीं बता दो। ठीक है मनोज पाल जी आप बताइए। वेरी गुड, मनोज पाल जी बताइए। जी मैम, नॉन लिविंग में आएगा एक तो ऑर्गेनिक आएगा और एक इनऑर्गेनिक आएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब मेन तो ऑर्गेनिक यही में है। क्या बाकी क्या आएगा ये बताएंगी नेहा जी। मैंने उसका अंदर का बता दिया था क्या? हाँ ठीक है, नेहा प्रजापति जी बताइए मुझे आगे का ऑर्गेनिक के अंतर्गत क्या है। चलिए ठीक है, अब मुझे सब लोग एक साथ जो सबसे पहले मैसेज करेगा उससे मैं पूछूंगी, ठीक है। मुझे बताइए प्रोटीन का पैकेजिंग, सॉर्टिंग और मॉडिफिकेशन कहाँ पर होता है, किस ऑर्गेनिज्म में होता है? पैकेजिंग, सॉर्टिंग और मैसेज कर दें, पहले सही मैसेज करेंगे उनको, ठीक है। सोनिया जी बताइए। जी मैम, गोल्गी एपरेटस। वेरी गुड, ठीक है। चलिए
गोल्गी एपरेटस का दूसरा नाम क्या है? सभी लोग मैसेज करेंगे। एपरेटस के अलावा क्या बोलते हैं उसको? गोल्गी बॉडी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब मुझे मैसेज करके बताइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? सभी मैसेज करिए, सबसे पहले जिसका आंसर आएगा वो बताएंगे, ठीक है, वेरी गुड। अंजू जी बताइए। मैम 2 होते हैं, रफ और स्मूथ। वेरी गुड। स्मिता जी आप मुझे बताइए प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस पार्ट में प्रोटीन सिंथेसिस होता है? स्मिता जी। रफ में होता है मैम। वेरी गुड। और स्मूथ में क्या होता है? किसका सिंथेसिस होता है? स्मूथ में किसका सिंथेसिस होता है? लिक्विड का होता है। वेरी गुड, लिक्विड ठीक का। है, लिपिड, ठीक है। लिक्विड मतलब होता है द्रव्य, लिपिड मतलब होता है वसा, वसा मतलब फैट जो हम लेते हैं कोलेस्ट्रॉल के द्वारा, ठीक है। अब मुझे बताइए एपोप्टोसिस क्या होता है और किस में पाया जाता है? सब लोग मैसेज करिए, एपोप्टोसिस किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? एपोप्टोसिस, सभी जल्दी मैसेज करिए, जिसका मैसेज जल्दी आएगा वो सबसे पहले बताएंगे कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है एपोप्टोसिस की प्रोसेस। प्रीतिका जी बताइए। अच्छा अंजू जी ने सबसे पहले बताया है, अंजू जी बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया में। वेरी गुड, ठीक है। एपोप्टोसिस क्या होता है प्रीतिका बताइए। मैम हाँ, जो सेल शरीर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं उसको वो मतलब मार देता है, बाहर कर देता हाँ, है। वेरी गुड। प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल इज कॉल्ड एपोप्टोसिस, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। मुझे बताइए जब लाइसोसोम अपनी सेल को खुद नष्ट कर लेता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सभी मैसेज करिए। लाइसोसोम जब अपनी सेल को स्वयं नष्ट कर लेता है, विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, उसको भी नष्ट करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हैंड रेज नहीं करना है, टाइप करिए, ठीक है। प्रीतिका का आंसर आया, और बताइए भाई। सोनिया का आया है, वेरी गुड। तुषार बालाजी, वो तो सुसाइडल बैग उसका नाम है, उस प्रोसेस का नाम मैं पूछ रही हूँ। वेरी गुड नीरज मंडलोई जी और आयुष जी, वेरी गुड। एकता जी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं और ये अपने ही लोगों को मार लेता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और एक दूसरा नाम मैंने बताया था सुसाइडल बैग के अलावा लाइसोसोम का, बताइए क्या नाम है? मैसेज करिए या फिर अनम्यूट करके बताइए। मैम एटम बम ऑफ सेल। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइएगा आप लोग, मैंने बताया था आप लोग को लाइसोसोम सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? कौन से सेल में सबसे ज्यादा पाया जाता है? नाम बताइए। बोल सकते हैं मैम। हाँ बोल लीजिए, चलिए। WBC। WBC, वेरी गुड। और एक और कुफर सेल। वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड कल्याणी जी, ठीक है। WBC और कुफर सेल में पाया जाता है और ये फेगोसाइटिस का काम करता है, फेगोसाइटोसिस का, ठीक, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन उससे रिलेटेड कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, आप लोग मुझे बताइएगा। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? जी मैम। हमने कल कुछ चीजें कंप्लीट की थी, अब हम आते हैं न्यूक्लियस पे, ठीक है। तो न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म पाया जाता है या नहीं, या न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का हिस्सा है या नहीं, जल्दी बताइए। नहीं है, ठीक है। ये न्यूक्लियर एनवेलप से अलग हो जाता है। तो न्यूक्लियस के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग डायग्राम देखिए, फिर मैं इसके बाद का आपको पढ़ाऊंगी। डायग्राम में सबसे पहले न्यूक्लियस का बेटा बैठा है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। नीले कलर का न्यूक्लियोलस है, उसके भी अंदर जो पाया जाता है। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं और उसके अंदर भी उसका बेटा पाया जाता है, ठीक है। इसी में ही क्रोमेटिन नाम का धागा नुमा संरचना पाई जाती है,
जिससे कि जेनेटिक्स का या फिर अनुवांशिकी के बारे में हम पता करते हैं। फिर आती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मुझे बताइए, मैंने मेम्ब्रेन के लिए आपको एक वर्ड बताया था कल, मेम्ब्रेन आएगा तो हम क्या वर्ड बोलेंगे? प्लाज्मा, झिल्ली। झिल्ली तो बोलते ही है मेम्ब्रेन को हिंदी में। लेमा बोला था मैंने आपको, लेमा है ना। झिल्ली तो हिंदी में है भाई, मेम्ब्रेन मतलब लेमा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बोला था द्रव्य के लिए हम यूज करते हैं वर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा में। प्लाज्मा नहीं, प्लाज्मा। तो याद रखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसमें जो छोटे छोटे पोर या छिद्र पाए जाते हैं उनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अब देखिए, A nucleus is defined as a double membrane eukaryotic cell। क्यों बोला जाता है? न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोट में? किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक, सॉरी यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। So the nucleus is defined as a double membrane eukaryotic cell organelle that contain genetic material। अब ये जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। तो मैंने अभी आप लोगों को पूरे डायग्राम में एक बताया था जेनेटिक्स में जो काम आता है, वो कौन सा था? जल्दी बताइए। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि यह अनुवांशिकी के लिए काम आता है। कौन सा है? क्रोमेटिन, ठीक है, याद रखिएगा। धागे नुमा जो संरचना पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। और यही एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि जेनेसिस में या फिर जीन रिकॉग्नाइजेशन में काम आता है। जब भी हम अनुवांशिकी करते हैं, तो जब भी हम जीन की टेस्टिंग करते हैं, तो इसी की एक्टिविटीज को देख के हम बताते हैं, ठीक है। अब पूरा न्यूक्लियस चूंकि पूरे कोशिका का, पूरे सेल का सबसे बड़ा भाग होता है, इसलिए इसको मैनेजर ऑफ सेल और लार्जर पार्ट ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ कुछ कहीं कहीं पर तो न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता। कहाँ नहीं पाया जाता? प्रोकैरियोट में, ठीक है। वैसे ही यूकैरियोट का एक पार्ट है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म बताइए। रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड कार्पस, ठीक है। तो देखिए, आरबीसी जो है यूकैरियोटिक सेल से ही मिलता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आरबीसी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता, ठीक है। और स्केलेटल सेल की अगर हम बात करते हैं, जो स्केलेटल सेल हमारे बोन्स के साइड में पाई जाती है, उनमें न्यूक्लियस जो होता है वो मोर देन 2 भी पाया जाता है। मतलब कहीं कहीं तो न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता, और कहीं कहीं पाया जाता है पर उसके पार्ट्स में नहीं पाया जाता, और कहीं पाया जाता तो बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो आरबीसी हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या नहीं। या फिर आपको क्वेश्चन दे देगा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन, और फिर 4 ऑप्शन दे देगा आपको, एक दे देगा यूकैरियोटिक, एक दे देगा आरबीसी इन यूकैरियोट्स, एक दे देगा प्रोकैरियोट्स। तो केवल यूकैरियोटिक में तो पाया जाता है, लेकिन आरबीसी उसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आरबीसी दिखे तो आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसका काम क्या है, भाई न्यूक्लियस करता क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, इट कंटेन द सेल्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटरी मतलब होता है अनुवांशिकी या फिर वंशानुगत सूचनाएं, ठीक है। और कंट्रोल द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो जो हमारा सेल होता है उसकी ग्रोथ को मेंटेन करने का काम न्यूक्लियस करता है, और रिप्रोडक्शन का काम भी यही करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि हमारे जीन्स ही तो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं ना। तो इसमें क्रोमेटिन पाया जाता है, इसीलिए ये ग्रोथ को भी देखता है और हमारे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को भी कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये याद रखना। आपसे पूछा जाए सेल का कौन सा पार्ट रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, तो दैट इज न्यूक्लियस। कौन सा है? न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस इज, यहाँ पर आईडी लिख गया, दैट इज होगा, ठीक है। न्यूक्लियस इज साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो यहीं से चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। इसमें क्या होता है, डीएनए से अलग अलग प्रकार के आरएनए का निर्माण किया जाता है, ठीक है। एक सेकंड, तो डीएनए से आरएनए का निर्माण यहीं पर किया जाता है न्यूक्लियस में। तो ये कुछ न्यूक्लियस के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में कुछ कुछ बता दे रही हूँ। देखिए, हिंदी में दिख रहा है ना आप लोगों को? नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा है? यस मैम।
अब आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर वाला डायग्राम, किसका डायग्राम है ऊपर वाला, जल्दी बताइए। डीएनए का, ठीक है, हम सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा। अब देखिए, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस की सबसे ऊपर की परत को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम केंद्रक कला भी कहते हैं हिंदी में। न्यूक्लियस के भीतर विद्यमान जो द्रव होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्मा या फिर केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंतर्गत सूत्रवत रचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जो मैंने आपको क्रोमेटिन बोला था, ठीक है। सूत्रवत रचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। अब देखिए, मेनली तो क्रोमेटिन होता है। आपको ये जो रेड कलर का धागा दिख रहा होगा, इस पूरे को हम क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें छोटी छोटी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, उनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं बहुत सारे क्रोमोसोम मिलके एक क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। आया समझ में? जी मैम। जी, तो जब बहुत सारे क्रोमोसोम मिलते हैं तो वो क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। अब क्रोमेटिन किस किस चीज से मिलकर बना होता है? तो ये डीएनए, ऊपर वाली संरचना दिख रही है ना आपको, डीएनए और हिस्टोन्स। हिस्टोन एक प्रोटीन होता है जो कि 8 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, उसको हम हिस्टोन कहते हैं, याद रखिएगा। तो क्रोमेटिन डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर बना होता है? डीएनए ठीक है, याद रखना, डीएनए और हिस्टोन से मिलकर हमारे, जब हम दूर से देखते हैं तो हमारा क्रोमेटिन रेड कलर का दिख रहा है आपको, लेकिन आप उसको एकदम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो अलग अलग होकर, जो ऊपर वाला डायग्राम है डीएनए वाला, वैसा आपको दिखाई पड़ेगा। तो उसमें दिख रहा है आपके डीएनए की संरचना दिख रही है, और ऊपर थोड़े छोटे छोटे प्रोटीन्स होंगे जिनको हम हिस्टोन्स कहते हैं, जो कि 8 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। इन सबको मिला के हम क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। अब एक क्रोमेटिन में बहुत सारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब इन क्रोमोसोम पर लड़ी के रूप में बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो देखिए, जब हम क्रोमेटिन पढ़े, क्रोमोसोम पढ़े, अब इन्हीं में ही बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? जीन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीन्स कहते हैं, ठीक है। वो पहनने वाला जीन्स नहीं ये जीन वो वाला है, हेरिडिटरी वाला। तो जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन्हीं के वजह से ही हमें हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है। तो एक जीन में बहुत प्रकार के क्रोमोसोम हो सकते हैं। जनरली हम 46 क्रोमोसोम पढ़ते आए हैं अभी तक, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 के जोड़ी में पाए जाते हैं, और ये सब जीन के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए जब हम कोर्ट में जाते हैं या कोई केस होता है तो वो उन्हीं का बेटा है या बेटी है के लिए हम डीएनए टेस्ट करवाते हैं। जब आप डीएनए टेस्ट करवाते हो तो डीएनए टेस्ट में दोनों की टेस्टिंग, दोनों का डीएनए मैच किया जाता है, वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो वो उसके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है, मतलब कि मान लो किसी के में जो कैरेक्टर मिल रहा है वही सेम कैरेक्टर उनके बच्चे में मिल रहा है, तो दैट इज नोन एज कि हाँ ये इनका बच्चा है, इसलिए हम डीएनए टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया, ये थोड़ा बहुत न्यूक्लियस के बारे में। आप लोग बस कंफ्यूज मत होना, जीन और क्रोमेटिन और हिस्टोन्स ये सब अलग अलग क्या क्या है ये याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, हमारा सेल डिवीजन। मैम हिस्टोन्स का एक बार और रिपीट करेंगे क्या? जी, हिस्टोन जो होता है 8 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जैसे हमारे पास ट्रिप्सिन प्रोटीन होती है, पेप्सिन होती है ना, वैसे ही 8 प्रोटीन मिलके एक हिस्टोन का निर्माण करती है, ठीक है। ठीक है जी, यस मैम। ओके। अब देखिए, अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो है सेल डिवीजन, जिसको हम सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड। इसमें पेरेंट सेल मतलब जो दूसरी सेल को उत्पत्ति दे रही है, तो पेरेंट सेल डिवाइड्स होती है, और पेरेंट सेल को ही हम मदर सेल कहते हैं। व्हेन मदर सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल, जब एक सेल 2 से अधिक बच्चे मतलब कि डॉटर सेल में डिवाइड होती है तो उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। मतलब कि एक सेल का अलग अलग सेलों में विभाजन होना सेल डिवीजन या फिर कोशिका विभाजन कहलाता है। समझ में आया इतना कि सेल डिवीजन है एक्चुअल में, ठीक है। ये एक छोटे से पार्ट में नहीं होता, एक ये बहुत बड़ी प्रोसेस है
ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस को फॉलो करता है सेल डिवीजन, इसीलिए ये एक लार्जर सेल साइकिल बनाता है, जिसको अभी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। लार्जर सेल साइकिल बनाता है। इसके कुछ फेस होते हैं, जनरली 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस पाए जाते हैं। देखिए अभी मैं आपको फेस पढ़ा रही हूँ, मतलब कि ये कैसे कैसे इसका ड्यूरेशन होता है। इसके बाद मैं टाइप पढ़ाऊंगी कि सेल डिवीजन के टाइप कौन से होते हैं। तो ये फेस है, ठीक है, सेल साइकिल का फेस याद रखना। इसमें 2 फेस पाए जाते हैं, इंटरफेस और माइटोटिक फेस। अब देखिए माइटोटिक को आप असूत्री विभाजन कह सकते हो या सूत्री विभाजन, मुझे हिंदी में एक्चुअल बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, आप एक बार देख लेना। और मियोसिस को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं हिंदी में। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री और माइटोटिक मतलब असूत्री या फिर सूत्री विभाजन, ठीक है, हिंदी में बता रही हूँ जो हिंदी वाले बच्चे हैं। और जो इंग्लिश में समझते हैं तो वो समझ लीजिए माइटोटिक मतलब होता है माइटोटिक डिवीजन, जरूर बता दी। इसका पहला है इंटरफेस। इंटरफेस मतलब होता है इस फेस में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता, ठीक है। आप लोग डायग्राम देखो, डायग्राम में G1 से लेके G2 तक लिखा है इंटरफेस, ब्लू कलर से अंदर दिख रहा है जी मैम। G1 Yes, ma'am. S और G2 ये तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं इंटरफेस। इस टाइम पे कोई भी सेल का डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। इस टाइम पे 3 चीज होती है। एक तो होता है सेल की ग्रोथ, ये स्टार्ट होता है G0 फेज से। G0 मतलब कि मान लो कोई सेल है और उसमें बहुत लंबे समय तक कोई ग्रोथ नहीं हुई है, तो वो G0 में ही रहता है हमेशा तक, अगर लंबे समय तक कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन अगर उसी सेल में ग्रोथ होना स्टार्ट होता है तो वो G0 से G1 में जाता है, तब यहाँ पर सेल की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। अभी डिवीजन नहीं हुआ है, ग्रोथ हो रही है। आया समझ में? जब आप जैसे मान लो बच्चा पेट में है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो 2 महीने में उसके केवल हाथ पैर थोड़ा थोड़ा होता है, फिर 9वें महीने तक पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, ठीक है। वैसे ही अभी सेल की केवल ग्रोथ हो रही है, अभी वो डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर एस फेज आती है जिसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रिप्लाई होते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है अब G2 फेज में अब जो प्रोसेस आने वाली होती है वो होती है सेल डिवीजन की। इसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। तो ये 3 फेज, इनको हम इंटरफेस कहते हैं। इन तीनों में सेल डिवीजन नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अब एक्चुअल सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, तो इन तीनों फेज को मिलाकर हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। और इनके अंतर्गत 3 फेज आती है, G1, S और G2। G1 मतलब ग्रोथ 1, S मतलब सिंथेसिस और G2 मतलब ग्रोथ 2, ठीक है। G0 मतलब कि ग्रोथ रुकी हुई है, लॉन्ग टाइम से ग्रोथ रुकी हुई है, कुछ नहीं हो रही है। इसके बाद आता है हमारा सेल डिवीजन का फेज। सेल डिवीजन के फेज को हम बोलते हैं माइटोसिस फेज या फिर माइटोटिक फेज, जहां पर सेल डिवाइड होना शुरू होती है। तो ये एक क्रम को फॉलो करता है। आप लोग एरो देखते जाना, ठीक है। एरो पहले पर्पल वाले से स्टार्ट हुआ, फिर ग्रीन पे आया, फिर डार्क पर्पल पिंक कलर का हो गया, फिर येलो के ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले कौन सी फेज दिख रही है आपको G2 के बाद? बताइए। M. G2 के बाद कौन सी फेज है? M दिख रही है, प्रोफेज M फेज पूरा, ठीक है। प्रोफेज। प्रोफेज के बाद कौन सी है? मेटाफेज। मेटाफेज। फिर एनाफेज। एनाफेज फिर टेलोफेज फिर होता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस हमें नहीं पढ़ना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टेलोफेज तक, ठीक है। आपको मैंने इसलिए ये पढ़ाया। जनरली सब आपको पढ़ाएंगे केवल सेल डिवीजन, माइटोसिस फेज ही पढ़ाएंगे, G1, S और G2 कोई नहीं पढ़ाएगा। लेकिन आपको पहले की फेज भी पता होनी चाहिए क्या होती है, मान लो पूछ लिया गया तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटरफेस को हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, जिस टाइम पे सेल डिवीजन नहीं होता। जब सेल डिवीजन होना शुरू होता है उसको हम माइटोटिक फेज कहते हैं या फिर माइटोसिस फेज कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 फेज आती है। कौन कौन सी 4 आती है जल्दी बताइए? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। चलो वेरी गुड। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PMAT। PMT प्री मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें ए आप और लगा दो, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखना PAT, ठीक है। PMAT सॉरी, PMAT मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसको ही हिंदी में पूर्वावस्था, मध्यावस्था, एनाफेज का याद नहीं आ रहा है, पश्चावस्था है शायद, और टेलोफेज मतलब मुझे नहीं याद है। तो मैं बुक जिनको भेजूंगी वो लोग हिंदी वाले बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए
अब हम इतना समझ में आया आप लोग को दो फेस कौन कौन सी हैं? यस मैम। जी नो मैम। नहीं आया समझ में? किनको नहीं समझ में आया भाई, एक बार बताइए। नीरज सर को। अच्छा, नीरज सर को समझ में नहीं आया। सबसे पहले है G0, जब सेल में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा, फिर G1, फिर S, फिर G2, फिर उसके बाद सेल डिवीजन आया M फेज तक, इसको यहाँ M फेज कहते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन। दो तरीके के होते हैं, पहला होता है माइटोसिस जिसको हम असूत्री कहते हैं, दूसरा होता है मियोसिस जिसको हम अर्धसूत्री कहते हैं। माइटोसिस का दूसरा नाम है इनडायरेक्ट या फिर सोमेटिक सेल डिवीजन, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। आपको ऐसे दिया जाए तो भी आपको समझना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप लोग पहले डायग्राम देखो फिर मैं बताऊंगी। डायग्राम दिख रहा है अच्छे से? जी यस मैम। जी देखिए, डायग्राम में सबसे पहले वाला डायग्राम जो बना है वो होता है हमारा इंटरफेस। अब मैंने आपको क्या बताया था इंटरफेस में क्या होता है? ग्रोथ होती है। अच्छा, मैम G1S G2। हाँ वो G1S G2 ठीक है, ग्रोथ होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें सेल डिवीजन होता है या नहीं होता है? नहीं होता। नहीं होता है। नहीं होता। तो यहाँ पर सेल डिवाइड आपको दिख रही है क्या? नहीं, नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर पिंक जो आपके बने हुए हैं वो आपके सेंट्रोसोम कहलाते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम दोनों यही डिवाइड होते हैं जाके आगे, तो ये दोनों अभी साथ में हैं, ठीक है। और इसमें एक सेल है जो अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी एक साथ है। अब इसलिए इसको हम इंटरफेस कहते हैं। अब हम जाते हैं, दूसरा फेज है अर्ली प्रोफेज। प्रोफेज के ही तीन टाइप जैसे हम बोल सकते हैं, दो टाइप। अर्ली मतलब पहले की अवस्था प्रोफेज की, और लेट प्रोफेज मतलब कि बाद की अवस्था। तो अब जो आपको सेकेंड डायग्राम दिख रहा है जिसमें पिंक कलर का जो आपका सेंट्रोसोम था, अब वो क्या हो गया है आप लोग को बताना, जल्दी बताइए। डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब जब वो डिवाइड हो गया है तो वो स्पिंडल्स जो पोर बन, उसको हम स्पिंडल्स कहते हैं जब वो डिवाइड होता है, ठीक है। डिवाइड हुआ, उन दोनों ने अपने अपने क्रोमोसोम को अलग अलग कर लिया। एक दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, एक पिंक कलर का अंदर न्यूक्लियस के अंदर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मैम। हाँ। अब आता है हमारा लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ पर दोनों स्पिंडल, एक ने ब्लू वाले को ले लिया, एक ने पिंक वाले को ले लिया, ठीक है। देखो पहले ब्लू और पिंक दो दो थे, दिख रहा है डायग्राम में? थोड़ा तो दिख रहा होगा ना डायग्राम, कि नहीं दिख रहा? जूम कर लेना, दिख रहा है? दिख रहा है जी। ठीक, बाकी लोग को नहीं दिख रहा है क्या? हाँ ना? मैम नहीं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है मैम। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल बताती हूँ, ठीक है। देखो माइटोसिस की फेज में हमेशा याद रखना, माइटोसिस मतलब होता है जब हम कोई चीज को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर ले। मान लो आपके घर में अभी आम का सीजन है ना, आपके घर में 46 आम आए हैं, ठीक है। अब आप लोग दो भाई हो या दो बहन हो, तो आप दोनों लड़ाई करोगे, तो मम्मी ने आप लोगों को कितने कितने में बांट दिया? 23 करके 23 बांट दिया, ठीक है। अब 23 बांटने के लिए मम्मी को गिनना पड़ेगा ना भाई। अब मम्मी को कैसे पता कि 46 है ये? मम्मी को तो नहीं पता। तो पहले मम्मी गिनना स्टार्ट करेगी। तो मम्मी क्या करेगी, टोकनी में रखेगी। जब मम्मी ने टोकनी में रखा या फिर जो भी बर्तन में रखा, तो सब कैसे थे, अलग अलग थे या एक साथ थे? एक साथ थे। तो एक साथ वाली कौन सी फेज है? इंटरफेज, ठीक है। अब अर्ली प्रोफेज आता है। तो मम्मी ने देखा कि एक ने बोला कि मुझे थोड़ा कच्चे कच्चे आम चाहिए, एक ने बोला थोड़ा पके आम चाहिए मुझे, ठीक है। तो मतलब एक का कलर थोड़ा सा पीला सा था, एक थोड़ा ग्रीन सा था, ठीक है। अब ये होती है हमारी अर्ली प्रोफेज। तो एक आप समझ लो, एक ब्लू कलर है, एक पिंक कलर, मतलब कि एक थोड़ा सा ग्रीन, एक थोड़ा सा येलो। तो मम्मी ने क्या किया, अब दोनों को देख लिया कहाँ पर क्या है। अब दोनों को मम्मी ने अलग अलग करना शुरू किया, एक ही टोकनी के अंदर। अभी टोकनी से अलग नहीं करी है, वो टोकनी के अंदर ही अलग अलग कर रही है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ आम ऐसे भी होंगे जिसमें ग्रीन कलर भी होगा और येलो कलर भी होगा, मतलब कि जो आधे पके आधे कच्चे रहते हैं, होते हैं कि नहीं होते? जी होते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, अलग करना शुरू किया, ठीक है। अब अलग किया तो एनाफेज आया। अब इन्होंने, मम्मी ने अब दो टोकनी में अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो टेलोफेज आई। टेलोफेज में दोनों अलग अलग डिवाइड हो गए। तो किसी के पास, एक जन के पास पूरे पके आम गए, एक जन के पास कच्चे आम गए। लेकिन कुछ आम ऐसे थे जो कि आधे पके थे आधे कच्चे थे, तो दोनों गुण दोनों के पास चले गए। अब एक के पास ग्रीन पूरा है भी, और कुछ ऐसे आम है
23 आम में से उसके पास 5-6 ऐसे आम है जो कि ग्रीन भी है और येलो भी है, आधा आधा। और जो दूसरा भाई है उसके पास भी कुछ आम ऐसे गए जो कि ग्रीन भी है, येलो भी है। तो दोनों के पास बराबर बराबर गुड़ चले गए। आया समझ में क्वालिटीज। अब दोनों को अलग अलग टोकनी में रख के मम्मी ने उनको दे दिया। तो कितने हो गए टोटल? 23। अब पता चला मम्मी ने एक एक करके गिनना शुरू किया, ये तेरा एक, तेरा एक, तेरा एक, तेरा एक करके मम्मी ने बराबर बराबर 23 में बांट दिया। तो इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। जब सेल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। होमोलोगस मतलब एक जैसे दिखने वाले या एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वालों को जब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? ईच डॉटर सेल डुप्लीकेट द पेरेंट सेल। मतलब कि जो डॉटर सेल होती है वो अपने पेरेंट की डुप्लीकेट होती है, उसके जैसे दिखती है, क्योंकि उसी के गुण उसके अंतर्गत आते हैं। इसको हम डेप्लॉइड सेल कहते हैं, क्योंकि ये 2n मतलब कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट। माइटोसिस में हमेशा याद रखना, माइटोसिस में 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम डेप्लॉइड सेल कहते हैं। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती है। और इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि 23 के सेट में 2 सेट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये जनरली हमारे शरीर में पाया जाता है ये डिवीजन। मान लो अगर मेरे शरीर में एक साइड के हाथ में 5 उंगली है तो दूसरे साइड के हाथ में 10 उंगली होगी क्या? कितनी उंगलियां होंगी? 5 ही होंगी। ठीक है, कभी कभी रेयर अगर हो जाती इधर है। के बाल सफेद है तो इधर के बाल काले होंगे क्या एक साथ पूरे बराबर मात्रा में? नहीं होंगे, है ना। तो अपने ही सेल को डिवाइड करती है। जब इसमें बोला गया कि हमारी आईज में जो सेल पाई जाती है, हमारी स्किन में जो सेल पाई जाती है, आप देखोगे अपरस एक तरीके की बीमारी होती है, उसमें हमारी स्किन निकल जाती है, फिर से वैसी ही स्किन आती है। दूसरी स्किन आती है क्या? अभी आप गोरे और फिर आपके पास काली स्किन आती है क्या हाथ में? आती है? नहीं मैम। सेम स्किन आती है ना, जैसे आप हो वैसी स्किन आएगी ना भाई। अगर आप गोरे हो तो गोरी स्किन आएगी दोबारा, अगर आप काले हो तो काली स्किन आएगी। होगा ना? होगा कि नहीं होगा? तो इनका कहने का मतलब है कि माइटोसिस हमारे शरीर में होने वाले जो सेल डिवीजन है, जिनको हम सोमेटिक या इनडायरेक्ट डिवीजन कहते हैं, वो होता है हमारे शरीर के अंदर। शरीर में हमारे स्किन में, आईज में, हेयर में, मसल सेल में, इन सब में माइटोसिस सेल डिवीजन पाया जाता है। और यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछेंगे, आपको एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, माइटोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम हेट्रोजीनियस होते हैं या होमोजीनियस होते हैं? तो कैसे होते हैं? होमोजीनियस या होमोलोगस बोल सकते हैं। होमोलोगस मतलब कि जो समजाति या समान संरचना के होते हैं। और कैसा डिवीजन पाया जाता है? तो डिप्लॉइड डिवीजन पाया जाता है। और पूछा जाएगा आपको कि आपके त्वचा में कौन सा सेल डिवीजन पाया जाता है। आपको ऑप्शन में देगा माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी फिजन और नन ऑफ दिस। तो आप क्या लगाओगे? माइटोसिस। ठीक है। अब इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक एक्सेप्शन है। सेक्स क्रोमोसोम हमारे शरीर में ही पाया जाता है, लेकिन उसमें मियोसिस होता है सेल डिवीजन, उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं होता। मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, उसके बारे में आप लोग पढ़ लेना कि सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मियोसिस सेल डिवीजन पाया जाता है। ठीक है, अब ये 4 फेज फॉलो करता है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो माइटोसिस में 4 फेज ही होती हैं टोटल, प्रो, मेटा, एना और टेलो। समझ में आया? इंटरफेस तो हर में होएगा ही होएगा, ये याद रखना। प्रिपरेटरी तो रहता ही है। 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर से बोलिए एक बार ये लाइन। क्या क्या? फिर से बोलिए लाइन दूसरी जो आपने बोली, समझ में नहीं आया। मैंने ये बोला कि इसमें 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, आया समझ में इतना? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट आपका। ठीक है, मियोसिस। देखो एक चीज याद रखना, नाम से ही पता चलता है, माइटोसिस मतलब सोमेटिक। सोमेटिक मतलब कि समान संरचना में जिनका सेल डिवीजन होता है वो सोमेटिक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आता है मियोसिस मतलब कि रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। ठीक है, क्या होता है ये? फिर बताओ इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। ठीक है, देखिए इसमें जो सेल होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है, इसलिए इसको हैप्लॉइड कहते हैं। उसमें कितने पार्ट में डिवाइड हुई थी? उसमें 23 का 2 सेट बन रहा था, इसमें 23 के 4 सेट बनेंगे। ठीक है, समझ में आया? टोटल
दो दो करके जी बना मैम। दूंगी। जी मैम। इसमें केवल नहीं होता हैप्लॉइड, और इसमें इसका एग्जाम्पल है आपका स्पर्म सेल और एग सेल, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन कहते हैं। और ये ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता, बल्कि जब व्यक्ति बच्चा पैदा करता है तब ये पाया जाता है, उसके स्पर्म और एग सेल में होता है। इसमें भी वही 4 फेज होती है, लेकिन ये चारों फेज 2 बार होती है। ठीक है, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2, सेम फेज होगी, बस 2 बार होगी। देखो इसमें एक बार और देख लो डायग्राम। इंटरफेज होगा, इंटरफेज में दोनों एक साथ है, प्रोफेज में दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, इसमें देखो उसमें केवल हमारे पास येलो, एक था पिंक कलर, एक ब्लू कलर, इसमें येलो कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है और ऑरेंज कलर है। 4 स्पिंडल्स बन रहे हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 4 है। वहां पे भी 4 थे, लेकिन 2 2 साथ में थे, 2 ब्लू के थे, 2 पिंक के थे। समझ में आया ना? देखो अब यहाँ पर एक चीज और देखो, वहां पर 2 भाई मैम थे, ये कलर समझ में नहीं आ रहा है। बताती हूँ। देखो सिंपली मैं, क्योंकि ये टर्म थोड़ा सा टफ है, आप लोग को पड़ेगा। वहां पर हमारे पास 2 भाई थे, यहाँ पर हमारे पास 4 भाई हैं। ठीक है, आया समझ में? हेलो जी मैम, 4 भाई जी हैं। मैम। हाँ, यहाँ पर 4 भाई हैं, तो चारों भाई को अब हमें को डिवाइड करना है थोड़ा थोड़ा पार्ट में। तो यहाँ पर 23 का एक सेट होगा। तो ये देखो इसमें 2 बने, 2 से 2 और बने, और उससे 4, लास्ट में इनका लास्ट प्रोडक्ट 4 है। और उनका लास्ट प्रोडक्ट कितना था? देखो 2 था मैम। तो इनके लास्ट प्रोडक्ट 4 होते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। आपको देखो बायोलॉजी के स्टूडेंट, अगर आप बायोलॉजी लेके पढ़ते या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन आते सेल डिवीजन पे, तो आपको बहुत डीप क्वेश्चन पूछता। बट आप जनरली योग के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि स्पर्म और एग सेल में कौन सा सेल डिवीजन पाया जाता है, या फिर रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन किस में पाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन होता, स्पर्म होता या एग सेल होता, या ऑप्शन था स्किन और हेयर। तो इस प्रकार से आपसे पूछता रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन किसमें पाया जाता है। तो रिप्रोडक्शन किससे होता है? स्पर्म और एग से होता है, जनरली आपको पता ही है। मतलब कि एक चीज और याद, बहुत कॉमन चीज मैं बताती हूँ। जब हमारा शरीर अपने ही अंदर सेल को डिवाइड करता है, जैसे कि स्किन से स्किन बनना, ठीक है, जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा बड़ा होता जाता है तो क्या होता है? सेल ही तो डिवाइड होती है, तभी तो इंसान बड़ा होता है ना। कैसे बड़ा होएगा? मांस बढ़ेगी, हड्डी बढ़ेगी, तो उन सब में सेल पाई जाती है, तभी तो बढ़ेगा ना। होगा कि नहीं होगा? जी मैम, हेलो होगा। मैम जो बच्चे बढ़ते ही नहीं है वो बढ़ते नहीं है, तो उनका सेल डिवीजन सही से नहीं होता। मैंने आपको बताया था ना, किसी किसी में बहुत सेल डिवीजन है, दैट इज ऑल्सो डिसऑर्डर, और किसी किसी में सेल डिवाइड ही नहीं होते हैं, और उनका यही है, दैट इज वो जेनेसिस की वजह से भी होता है, जेनेटिक की वजह से कुछ डिसफॉर्मेलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन बंद हो जाता है, और इसी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, ग्रोथ को टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे कि बोलते हैं कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी की वजह से सेल डिवीजन बंद हो जाता है, जनरली ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये सब इसी वजह से। तो जब हमारे शरीर में खुद सेल टूट के हमारे शरीर को बनाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। लेकिन एक माँ और पिता मिलके एक बच्चे को पैदा कर रहे हैं, वो होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस। यहाँ पर 2 लोग मिलके 2 और लोगों को पैदा कर रहे हैं। ठीक है, और पहले वाले में क्या था? एक इंसान अपने ही अंदर चीजों को पैदा कर रहा है। आया समझ में? यस मैम। ठीक है, अब एक चीज और है आपका बाइनरी फ्यूजन। देखो इसमें होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वो सिंगल सेल होते हैं, उनके पास डबल सेल नहीं होती। अब देखो यहाँ पर अंदर 2 2 सेल है और सेल को डिवाइड करने को, लेकिन इसके अंदर एक ही सेल होती है, तो वो अपने को खुद रेप्लिकेट करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। बैक्टीरिया के पास दूसरा मेल बैक्टीरिया नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है? उसको बैक्टीरिया से ही बैक्टीरिया निकालना है, तो वो क्या करेगा? खुद को ही रेप्लिकेट करता है रिप्रोडक्शन के द्वारा। उसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, जब वो खुद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। आया समझ में? मैम फिर से बताइए ना ये एक बार। आप लोग देखते होंगे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, तो अपने आप एक कीड़ा हुआ, दूसरा कीड़ा पैदा हो गया उसी से, उसके लिए उसको पेरेंटल सेल की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंगल सेल मतलब कि एक व्यक्ति है, वो अपने आप से किसी बच्चे को पैदा कर देता है। ह्यूमन में तो एक औरत बस नहीं पैदा कर सकती ना बच्चा, उसको एक आदमी या फिर एक इंसान या स्पर्म की आवश्यकता है, एग को। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा होता है, उनके अंदर ये कैपेसिटी पाई जाती है कि वो खुद को रेप्लिकेट कर सकती है।
खुद का ही एक जुड़वा बना सकती है। हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम क्या करते हैं, उनका जेरोक्स कराने चले जाते हैं, तो सेम टू सेम वैसे निकल के आता है ना। वैसे ही बैक्टीरिया रेप्लिकेट करते हैं, खुद रिप्रोडक्शन करके खुद के बच्चे को पैदा कर सकते हैं खुद से ही, उनको दूसरे मेल बैक्टीरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। आया समझ में? जी मैम। ठीक है, तो उसको हम बाइनरी डिवीजन कहते हैं, जब अपने टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये हमारा सेल डिवीजन है। ये लास्ट स्लाइड है, इतना पढ़ के हम आज कंप्लीट करेंगे अपना सेल। अब सेल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती है कोशिका की। पहला होता है श्वसन। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। तो सेल रेस्पिरेशन में मदद करती है, जैसे कि हमारा एल्वेलाई। एल्वेलाई लंग्स की सबसे छोटी यूनिट है जो कि रेस्पिरेशन में मदद करती है, वैसे ही सेल के अंदर रेस्पिरेशन पाया जाता है। दूसरा होता है स्वांगीकरण, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन। हम जब भी कोई फूड खाना खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदरूनी सतह तक जाए, अंदरूनी सेल तक जाए, उस पूरे प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। आपने कोई खाना खाया, आप मान लो चावल खाते हो, तो क्या चावल वैसा का वैसा आपके स्टूल से निकल जाता है क्या? नहीं मैम। नहीं, क्योंकि सेल लेती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वही बाहर निकलते हैं, जो आपके शरीर के जरूरी है वो आपकी सेल ले लेती है। इस पूरे प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो पहले क्या हुआ, श्वसन करता है हमारा सेल, दूसरा एसिमिलेशन करता है, तीसरा जो चीज वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देता है। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला, अब जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है उससे हमारे शरीर की ग्रोथ करता है। ठीक है, पानी पीते हैं हम, खाना खाते हैं, तो प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ करने में मदद करता है, एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं, तो विच आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, वो हमारे शरीर को ले लेती है हमारे से, जो इम्पोर्टेंट है उसको बाहर निकाल देती है। तो ग्रोथ और रिपेयर का काम सेल करती है। इसलिए जब आपको चोट लगती है तो सीरम की तरह से येलो येलो कलर का आपके पैर के साइड साइड में हो जाता है, होता है नहीं होता, लेयर अपने आप जम जाती है, होता है। तो सेल अपने आप मैट्रिक्स बनाती है और खुद जुड़ जाती है, खुद रिपेयर करती है। इसलिए बोलते हैं कुछ दवाई अप्लाई नहीं करो या ढको मत उसको, क्योंकि सेल अपने आप रिपेयर कर लेगी उसको। तो सेल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो खुद वृद्धि भी कर सकती है और रिपेयर भी कर सकती है। फिर प्रजनन का काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया, स्पर्म सेल और एग सेल मिलकर रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। फिर होता है उत्तेजना, इरिटेबिलिटी। हमारे स्किन में जो सेल पाई जाती है, अगर आपको तवा छुपाया जाए तो आप क्या करते हो, आप तवे में हाथ रखे रहते हो, गरम गरम तवे में, पेन में हाथ हटाते हो ना, तो उत्तेजनशीलता का काम भी करता है। ये हमारे शरीर में क्या क्या चीज सेंसिटिविटी सब बताता है। दूसरा गति का काम करता है, सेल में मूवमेंट पाया जाता है। और यही सेल जब हमारे शरीर में ज्यादा ही मात्रा में डिवाइड होने लग जाती हैं तो ये ट्यूमर बनता है जाकर बाद में। ठीक है, जिनके अंदर ट्यूमर्स निकलते हैं ना, 22 किलो का ट्यूमर निकला, 23 किलो, तो ये सेल ही है जो क्या बोलना चाहिए, मालएडेक्टिव रूप से बहुत ज्यादा ही डिवाइड हो जाती है, इसी की वजह से ट्यूमर बनता है। और कैंसर में दो चीज होता है, कैंसर में दो चीज होता है, आपका मेलानिन और एक और मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें क्या होता है, एक साथ जब हमारी सेल है, मान लीजिए आपके घर में कोई कचरा है, एक साथ रखा है तो उठाने में ज्यादा आपको आसानी है, या फिर अलग अलग रूम में रखा है तो एक साथ में आसानी है मैम, एक साथ में, है ना। तो वैसे ही कैंसर दो टाइप के पाए जाते हैं, आप लोग पढ़ना। उस कैंसर में मुझे एकदम याद नहीं आ रहा उसका नाम। एक में होता है कि हमारी सेल टूटती है लेकिन शरीर के अलग अलग हिस्से में टूटती है, और एक जगह पे एक साथ ही टूटती है। तो उस कैंसर को निकालना डॉक्टर के लिए आसान होता है, उसको निकाल लेते हैं। लेकिन एक कैंसर जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर रहा है उसको हम नहीं निकाल सकते, इसीलिए सेल जो है उसका ज्यादा डिवीजन भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। अब आता है हमारा एक और टॉपिक है आपका इसमें, इस यूनिट में, बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरली समझो, आपको घर में लाइट चाहिए है ना, तो आप लगाते हो ना वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए, तो आप मोटर या फिर क्या बोलते हैं उसको जो बाहर लगता है घर के, मीटर लगवाते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारी बॉडी को भी कुछ काम करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ही बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, तो एग्जिस्ट बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन ऑफ लिविंग बॉडी। तो हर शरीर में, हर जीवित शरीर में, ठीक है, मृत शरीर में नहीं, जो व्यक्ति जिंदा है उसके शरीर के हर सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, सेल के बाहर, आउटर लेयर, बाहर करती है ना, आउटर लेयर में। तो
सेल के आउटर लेयर और इनर साइड, दोनों साइड बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाया जाता है कि वो उसको एक्टिव कर सके। ठीक है, बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर एक्चुअली आयनिक वोल्टेज। हमारे शरीर में भी आयन्स पाए जाते हैं। आयन मतलब आप समझ रहे हैं ना, प्लस और निगेटिव चार्ज होता है। आप लोग कंटिन्यूसली मोबाइल चलाते हो, हाँ पता है ना आयन मतलब, हम पढ़ते थे फिजिक्स में। जी जी मैम। यस मैम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। हाँ, वैसे ही हमारे शरीर में भी होता है। जैसे कि किडनी की बात करें तो किडनी में सोडियम प्लस पोटेशियम निगेटिव पाया जाता है, वैसे मतलब हमारे यूरिनरी सिस्टम में। तो हमारे पूरे बॉडी में इसी तरीके से अलग अलग आयंस पाए जाते हैं। हमारे हार्ट में एसए नोड और एवी नोड के द्वारा पाया जाता है, ठीक है, जो हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो दीज आर अ बायोइलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन आवर लिविंग बॉडी। ठीक है, ये आयनिक वोल्टेज की तरह होते हैं, ये जनरली हम जो देखते हैं। अब आप कंटिन्यूसली मोबाइल जब चलाते हो, मान लो आप पूरे टाइम 24 घंटे मोबाइल का यूज करो और आप जाके अचानक अलमीरा या कुछ लोहे का चीज टच करते हो तो आपको करंट लगता है, आपकी बॉडी का करंट आपने कभी महसूस किया है ऐसा, बिना करंट के ही आपको करंट लगा हो? जी मैम। किसी ने, मैंने तो किया है भाई, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा मोबाइल या लैपटॉप को यूज करते हैं तो उससे जो रेडिएशन हमारे बॉडी में आते हैं, क्योंकि हम पूरे टाइम लैपटॉप में आते थे, क्यों बोला जाता है कि चार्जिंग करते समय आप मोबाइल यूज ना करें या चार्ज करते समय आप लैपटॉप यूज ना करें, क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो जो आयंस होते हैं वो सरफेस पे, हाँ सरफेस पे रहते हैं और वो हमारे बॉडी में कंडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जब हम किसी भी लोहे की चीज को टच करते हैं तो हमें करंट अचानक से महसूस होता है, जबकि वहां करंट नहीं होता फिर भी, क्योंकि हमारे बॉडी ने वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअल में आयनिक वोल्टेज पाए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक, जो कि रिजल्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटीज का। देखिए, हमारे जो सेल होती है उन सब में केमिकल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब उनके बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं तो उन एक्टिविटीज का जो रिजल्ट होता है उसको हम बोलते हैं बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। समझ में आया? तो समझ में आया? जी मैम। इनका काम देखो, आयन को जो बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनका काम होता है आयनिक पोटेंशियल को, जो पोटेंशियल हमारे आयनिक फॉर्म में है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करने का काम होता है बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। देखिए, हमारे पास आयन है लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मैं कैसे लाइट ऑन करूंगी? आपके घर में पानी आता है लेकिन आप मोटर नहीं लगाए हो तो क्या वो सही फ्लो से जाएगा? जाएगा नहीं। तो वैसे ही आयंस हमारी बॉडी में है लेकिन उसको कन्वर्ट करने का काम बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा होता है। और मतलब ये बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक प्रोसेस है और जो करता है ये काम वो होता है ट्रांसड्यूसर। ये हमारे शरीर में पाया जाता है, ऑलरेडी लिविंग सेल में पाया जाता है, हमको कुछ चीज बाहर से लगाने की आवश्यकता नहीं है। सो थ्रू द यूज ऑफ ट्रांसड्यूसर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग आयनिक पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। जब हम आयनिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में चेंज करते हैं तब हम इसको बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक सिंगल क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि व्हाट इज बायोइलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। आपको 4 स्टेटमेंट देगा कि कन्वर्टिंग आयनिक पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, या फिर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनटू आयनिक पोटेंशियल, और बोथ ऑफ द करेक्ट और नन ऑफ दिस। तो क्या होएगा? आयनिक पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज जो भी है। आयनिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या फिर पोटेंशियल में चेंज करने का जो काम करता है उसको हम बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारा नर्व कंडक्शन। अब आपको जब मैं पढ़ाऊंगी नर्वस सिस्टम तो आपको एक्सॉन डेंड्रॉन्स पढ़ाऊंगी, एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े होते हैं, बहुत सारे नर्व्स पाई जाती हैं और उनमें इलेक्ट्रिसिटी। आप एक मूवी देखना, साउथ इंडियन मूवी है आई स्मार्ट शंकर करके, मैंने अभी कुछ दिन पहले देखी है। उसमें वो न्यूरोलॉजिस्ट यही करते हैं, उसकी पूरे नर्व कंडक्शन की पूरी सब कुछ हिप्पोकैम्पस को चेंज कर देते हैं और किसी और की मेमोरी उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, आप लोग देखना वो मूवी। तो यही होता है, नर्व कंडक्शन हो गया, ब्रेन एक्टिविटी हो गया, हार्ट बीट हो गया, मसल एक्टिविटी, इन सब में बायोइलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पाया जाता है। ये आपका नॉर्मल सा था छोटा सा। आज आपका सेल कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। आज आपका सेल कंप्लीट होता है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइएगा। ओके मैम।
ठीक है, तो याद रखिएगा सभी। अभी हम क्लास लेफ्ट करते हैं, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में, मेरे साथ एक बार महामृत्युंजय मंत्र, पश्चात शांति पाठ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथ रब करें, अपनी आंखों में लगाएं, अगेन रब बोल पाम। वेरी गुड, ठीक है भाई। क्या हो गया यहाँ, क्या मैसेज वैसेज चल रहा है? थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।